हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 3। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का तीसरा वीडियो है। और इससे पहले दो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज का हमारा टारगेट देखो क्या है। बेटे आज का हमारा टारगेट है उप सह संयोजक यौगिकों का नामकरण या नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटे आज हमें सीखना है कि जो उप सह संयोजक यौगिक होते हैं या उप सह संयोजन यौगिक होते हैं या संकुल यौगिक होते हैं या जटिल यौगिक होते हैं या संकर यौगिक होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनके आईयूपीएसी नाम हम किस तरीके से लिखते हैं उसका हमें आज बेटे मेथड सीखना है। ठीक है। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें बहुत मजेदार पढ़ाई करनी है और आज हम सीखेंगे कि उप सह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो बेटे यदि आपके पास कोई उप सह संयोजक यौगिक है और आपको उसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो बेटे उसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आपको कुछ नियम सीखने पड़ेंगे और उन नियमों को हम एक एक करके क्रम से सीखेंगे। ठीक है बेटे। तो शुरू करें। देखो, सबसे पहले क्या होता है बेटे, हमने बोर्ड पे लिखा है उप सह संयोजक यौगिकों का नामकरण या नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो किसी उप सह संयोजक यौगिक का नाम लिखने के लिए जिन नियमों का आप पालन करते हो, उनमें से जो सबसे पहले हमें नियम सीखना है वो सीखना है बेटे आयनों का आयनों का नामकरण क्रम। तो बेटे सबसे पहले हमें सीखना है कि जो आयन होते हैं, बेटे किसी उप सह संयोजक यौगिक में दो आयन होते हैं, एक तो धन आयन और एक ऋण आयन। तो पहले हमें बेटे धन आयन का नाम लिखना चाहिए और उसके बाद लिखना चाहिए ऋण आयन का नाम। तो हमें आयनों का नामकरण क्रम में एक बात समझनी है कि आप पहले किसका नाम लिखोगे। पहले धनायन का नाम पहले धनायन का नाम लिखोगे और फिर किसका नाम लिखोगे बेटे, ऋणायन का। फिर ऋणायन का नाम लिखोगे। तो ये क्रम आपको याद रखना है। हमेशा पहले धन आयन का नाम लिखना है और उसके बाद लिखना है बेटे ऋण आयन का नाम। ठीक है बेटे। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मैं आपको कहूं K4FeCN6। ठीक है। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पहला हिस्सा हमेशा धन आयन होता है, चाहे वो ब्रैकेट में लिखा हुआ हो और चाहे वो ब्रैकेट में ना लिखा हुआ हो। पहला हिस्सा ब्रैकेट से बाहर है जिसे आप कहते हो आयनिक मंडल, और दूसरा हिस्सा है ब्रैकेट के अंदर जिसे आप कहते हो उप सह संयोजक मंडल या समन्वय सत्ता। ठीक है बेटे। तो ये जो पहला हिस्सा होता है ये बेटे धन आयन होता है, ये लिख दिया मैंने धन आयन या पॉजिटिव आयन या फिर कैट आयन। और जो बाद वाला हिस्सा होता है ना, वो होता है बेटे ऋण आयन। ठीक है। या नेगेटिव आयन या एन आयन भी आप कह सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे मैं कहूं आपको, यहां लिख दूं, चलो दूसरा एग्जांपल। मान लो हमारे पास एक उप सह संयोजक यौगिक है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। तो इसमें जो पहले वाला हिस्सा है ना, ये बेटे धन आयन होगा। क्या होगा, धन आयन। और जो बाद वाला हिस्सा है वो होगा बेटे ऋण आयन। मतलब इस चीज को लेकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ब्रैकेट वाला हिस्सा धन आयन होता है या ऋण आयन होता है। भाई जो हिस्सा पहले लिखा गया है
चाहे वो ब्रैकेट में है चाहे वो ब्रैकेट से बाहर है, वो धन आयन होगा। ये बात आपको बिल्कुल कन्फर्मली सीखनी है। ठीक है बेटे, जो हिस्सा पहले लिखा हुआ है, चाहे तो वो ब्रैकेट से बाहर हो चाहे वो ब्रैकेट के अंदर हो, वो हमेशा धन आयन ही होगा। और जो हिस्सा बाद में लिखा गया है, चाहे वो ब्रैकेट के अंदर है चाहे वो ब्रैकेट के बाहर है, वो हमेशा ऋण आयन ही होगा। और आपको ये रूल फॉलो करना है कि पहले धनायन का नाम लिखना है और फिर ऋणायन का नाम लिखना है। ठीक है बेटे, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा पोटेशियम, पहले इसका नाम पोटेशियम लिखूंगा, फिर इसका लिखूंगा हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, इस तरीके से लिखूंगा। अब मैंने जो यहाँ बोला है हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ये आपके समझ में बहुत कम आया होगा कि कैसे मैंने बोल दिया। बेटे इसी चीज को तो मैं सिखाने के लिए आया हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने ये नाम बोला है। ठीक है, और आज हम इस चीज को पूरा सीख कर जाएंगे। ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि आज इस चीज को हम बेटे बिल्कुल सीख कर जाएंगे कि किस तरीके से उपसह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखे जाते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको सिखाई, पहला नियम सिखाया आयनों का नामकरण क्रम। इसमें सिखाया कि पहले धनायन का नाम लिखना है और धनायन के बाद ऋणायन का नाम, चाहे वो धनायन ब्रैकेट में हो या ब्रैकेट से बाहर हो, इस चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बेटे, अब आते हैं हम नंबर 2 पे। दूसरा नियम हमें क्या सीखना है? दूसरा नियम सीखना है बेटे, उपसह संयोजक परिसर होता है ना, जो उपसह संयोजक परिसर, या कुछ बच्चे इसे कहते हैं समन्वय सत्ता। समन्वय सत्ता का नामकरण, कि आपके पास जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ हिस्सा होता है ना, बड़े ब्रैकेट में जो पार्ट लिखा होता है, उसे ही तो कहते हैं उपसह संयोजक परिसर, या उसे ही तो कहते हैं समन्वय सत्ता। तो उसका नामकरण आप किस तरीके से करोगे? उसका नामकरण करने के लिए बेटे सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखो जैसे यहाँ आया, ये समन्वय सत्ता है या उपसह संयोजक परिसर है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने बोला था पोटेशियम, ये तो पोटेशियम बोलना तो बहुत आसान है, कोई भी बोल देगा पोटेशियम, पर इसका नाम मैंने बोला था हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ये बोला था ना, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। तो हमें जो ब्रैकेट वाला हिस्सा होता है जिसे उपसह संयोजक परिसर या समन्वय सत्ता कहते हैं, ये ब्रैकेट वाला हिस्सा, इस हिस्से का नाम हमें किस तरीके से लिखना है, हमें इसका नाम लिखते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये चीज मैं आपको सिखाने जा रहा। बेटे ध्यान से सीखिए जरा। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मैं लिख दूं यहां सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले आप क्या करोगे बेटे, लिगेंड्स के नाम लिखोगे। लिगेंड्स के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखोगे। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। बेटे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का तात्पर्य है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, माने ABCD के क्रम में ये जो लिगेंड्स हैं इनके नाम लिखने हैं। अब यहाँ तो 6 के 6 लिगेंड्स एक जैसे हैं साइनो, इसलिए मैंने ABCD के क्रम में इन्हें नहीं रखा है। पर यदि लिगेंड्स एक से ज्यादा प्रकार के, जैसे मान लो एमीन भी आ रहा, साइनो भी आ रहा, क्लोराइडो भी आ रहा, तो आपको देखना पड़ेगा कि ABCD में एमीन A से शुरू हो रहा, साइनो C से शुरू हो रहा और क्लोराइडो भी C से शुरू हो रहा, तो इन्हें किस क्रम में रखना चाहिए। इसमें बेटे सबसे पहले उस लिगेंड का नाम लिखना चाहिए जो ABCD में सबसे पहले आता हो, और बिल्कुल इस तरीके से क्रम बनाना है जैसे आप इंग्लिश की डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग देखते हो ना, डिक्शनरी में, वो डिक्शनरी भी तो बेटे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती है या अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अरेंज होती है। इसी तरीके से आपको सबसे पहले लिगेंड्स के नाम लिखने हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो बेटे क्या आप जानते हो लिगेंड्स किसे कहते हैं? जिन बच्चों ने पहले सारे वीडियो इस यूनिट के देख रखे हैं उन्हें पक्का ये बात कंफर्म होगी कि लिगेंड का क्या मतलब होता है। बेटे ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना,
इसके साथ जुड़े हुए जो स्पीसीज हैं, जो परमाणु हैं, जो आयन है, जो इसके चारों तरफ जुड़े हुए हैं, उन्हें कहते हैं लिगेंड्स। तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम हमें लिखना होता है बेटे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। ठीक है बेटे। उसके बाद क्या करना है, लिख दो चलो। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है बेटे। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बेटे किसका नाम लिखा, लिगेंड्स का। और लिगेंड्स का नाम लिखने के बाद किसका लिखा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था हेक्सासाइनो, लिगेंड्स लिख दिए। और यहाँ बोला फेरेट, तो फेरेट किसका नाम है, केंद्रीय धातु परमाणु का ही नाम है बेटे फेरेट। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बेटे मैं लिख दूं केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या है, ये ध्यान रखियो जरा। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में 1 2 3 लिखना आता है ना आपको। रोमन पद्धति में कोष्ठक में लिखते हैं। कोष्ठक माने ब्रैकेट। तो आपको ब्रैकेट में लिखना है बेटे, क्या लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे मैंने बोला है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, तो यहाँ जो मैंने सेकंड बोला है वो Fc की ऑक्सीकरण संख्या बोली है बेटे फेरेट सेकंड। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ सिखा रहा, ध्यान से देखियो जरा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके सिखाऊंगा तब बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये कोई उपसह संयोजक परिसर है, ये है उपसह संयोजक परिसर, इसका नाम लिखेंगे। चलो इससे प्रैक्टिस करेंगे। हमें कहा है सर्वप्रथम लिगेंड्स के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। भाई लिगेंड्स इसमें 6 हैं और 6 के 6 एक ही जैसे हैं, यानी कि 6 के 6 क्या हैं, एमीन। तो जब सारे लिगेंड्स एक जैसे हैं तो कहाँ हम अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करेंगे बेटे। अंग्रेजी वर्णमाला मीन्स ABCD मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग आप तब करोगे जब लिगेंड्स एक से ज्यादा प्रकार के हों, 2 प्रकार के हों, 3 प्रकार के हों, 4 प्रकार के हों। यदि लिगेंड्स अलग अलग प्रकार के हैं तो उनके लिखने का क्रम ABCD के क्रम में होना चाहिए। पर यहाँ तो 6 के 6 लिगेंड्स एक जैसे हैं। तो बेटे जब 6 के 6 लिगेंड्स एक जैसे हैं तो इनका नाम लिख दो बस। कितने हैं एमीन, ये कितने एमीन है बेटे, 6 है ना एमीन। तो 6 को तो आपको पता है क्या कहते हैं, हेक्सा। और एमीन ये लिख दिया AMINE, हेक्सा एमीन हमने लिख दिया। सर्वप्रथम लिगेंड्स का नाम लिख दिया। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कौन सा है, केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, ये लिख दिया। कोबाल्ट लिख दिया, कोबाल्ट। उन्होंने कहा उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का मान लिखते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हमने लिख दिया। उसके बाद कहा है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको निकालना सिखाया था, रोमन पद्धति में लिखना है यहाँ इस ब्रैकेट में। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दोगे, जिसका निकालना है उसे X मान लेना चाहिए। NH3 स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो 0 है, तो कोबाल्ट का तो X है। इधर करके दिखा रहा मैं, यहाँ करके दिखा रहा, कोबाल्ट का तो X है। प्लस 6 है NH3, 6 है अमोनिया 0 है, इज इक्वल टू के बाद आप 0 नहीं लिखोगे क्योंकि यह एक आयन है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या है +2। तो इज इक्वल टू के बाद मैं +2 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा X, ये तो 0 हो गया, X इज इक्वल टू +2। तो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आया है +2। तो प्लस या माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रोमन पद्धति में इस तरह लिखोगे। तो ये हुआ हेक्सा एमीन कोबाल्ट सेकंड। क्या हुआ, हेक्सा एमीन कोबाल्ट सेकंड। इस तरीके से आप इसका नाम लिखोगे। और यदि पूरा नाम आपको लिखना है तो इसके आगे आप आयन लिख सकते हो, यदि आप दिखाना चाहते हो कि ये केवल एक आयन है। यदि आपको आयनिक रूप में इसे दे रखा है, आयन के रूप में दे रखा है, तो आप बेटे इसके आगे आयन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इस तरह।
पर आपको मैंने इतनी चीज को लिखना सिखाया है कि पहले लिगेंड्स के नाम लिखो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखो, फिर ब्रैकेट में इसका लिखो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या। चलो अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें बढ़िया सा। अब आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा। जैसे मैं कहूंगी Cr ले लिया। Cr तो केंद्रीय धातु परमाणु है क्रोमियम, इसके साथ एक लिगेंड जुड़ा हुआ है क्लोराइडो, एक जुड़ा हुआ है इसके साथ एक्वा, और एक्वा कितने हैं 5, और ये 2 पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज है। अब देखो, इसका यदि IUPAC नाम आपको लिखना है, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम, पेंटा तो है एक्वा और एक है क्लोराइडो। तो एक्वा शुरू होता है ए से और क्लोराइडो शुरू होता है सी से। तो ABCD में ए पहले आता है या सी आता है पहले? आपको पता है ना, ABCD तो याद है ना सब बच्चों के। और यदि आपके ABCD याद नहीं है तो बेटे आपको याद कर लेनी चाहिए, ए से लेके जेड तक सबको याद कर लेनी चाहिए। वैसे मुझे पता है सबके याद है, पर फिर भी यार थोड़ी बहुत तो मजाक मुझे भी कर लेनी चाहिए, ठीक है? आप तो मजाक करते ही हो, तो थोड़ा सा हक मुझे भी दो मजाक करने का, ठीक है? तो आपको पता है ये एक्वा है, एक्वा ए से शुरू होता है, और ये क्लोराइडो है सी से शुरू होता है। तो पहले ए वाला नाम लिखना चाहिए या सी वाला? तो ABCD जिन बच्चों के याद है वे कहेंगे कि सर पहले ए वाला लिखना चाहिए, तो हम लिखेंगे पेंटा एक्वा। पेंटा माने 5, पेंटा एक्वा 5 है वाटर। फिर है क्लोराइडो, क्लोराइडो हो गए पूरे भाई। लिगेंड्स तो हो गए। इन्होंने कहा था सर्वप्रथम लिगेंड्स के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, लिख दिया हमने। फिर कहा उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु है हमारे पास क्रोमियम, क्रोमियम लिख दिया बेटे, क्रोमियम। फिर इन्होंने कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में कोष्टक में लिखते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना क्रोमियम का। इसे यदि मैं X मान लूं, क्लोराइड का -1 होता है, इसका 0 होता है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे ना। कैसे करोगे कैलकुलेट भाई? यहां करके दिखा रहा, देखो मैं। X प्लस एक है आपके पास क्लोराइडो -1 वाला, प्लस 5 है आपके पास H2O एक्वा 0 वाले, इज इक्वल टू के बाद +2 हमें लिखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा बेटे, कैसे हो जाएगा? ये तो 0 हो गया, यहां लिख दू इसके बाद X -1, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू प्लस का 2। और बेटे माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 1, 2 + 1, ये हो जाएगा X इज इक्वल टू प्लस के 3 हो जाएंगे ना। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 आया इसका क्रोमियम का। तो ब्रैकेट में आप लिखोगे इस तरीके से, थर्ड, और आयन लिखना चाहो तो लिख दो। अब बताओ समझ में आएगा ये बात? इस तरीके से आपको उपसह संयोजक परिसर का नाम लिखना है। ये जो 2 नियम मैंने आपको बताए हैं, यही बस सबसे मेन है बेटे। अभी मैं और भी नियम बताऊंगा, पर ये 2 नियम आपको आने चाहिए कि सबसे पहले आयनों का नामकरण क्रम क्या होना चाहिए। पहले धनायन का नाम यानी पहले वाला हिस्सा, फिर ऋणायन का नाम यानी बाद वाला हिस्सा। आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना है कौन सा ब्रैकेट में है कौन सा ब्रैकेट में नहीं है। पहले वाला हिस्सा धनायन है, उसका नाम लिखना है, बाद वाला हिस्सा ऋणायन है। अब जो ये ब्रैकेट वाला हिस्सा होता है, इसमें बच्चों को थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए यहाँ हेडिंग हमने बनाया है उपसह संयोजक परिसर या समन्वय सत्ता का नामकरण। इसमें आपको बताया है कि सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिख दो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख दो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में लिख दो और रोमन पद्धति का आप प्रयोग करो। यदि ये 2 नियम आपके समझ में आते हैं ना, तो आपके आगे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो अगली बात करेंगे, बहुत अच्छी। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे लिगेंड्स के नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं। आपने पहले 2 नियम पढ़ लिए जो हमारे IUPAC नोमेनक्लेचर का आधार था, पर अब हमें कुछ नियम और पढ़ने हैं जो आपको इस चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है बेटे, अब पढ़ना है लिगेंड्स का नामकरण। चलो इसे मैं नंबर 3 लिख देता हूं कि तीसरा नियम है। हमने 2 नियम पढ़े ना, तो तीसरा नियम हम पढ़ेंगे लिगेंड्स का नामकरण। और बेटे लिगेंड्स के नामकरण में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको मैंने पढ़ाया था आवेश के आधार पर लिगेंड्स 3 प्रकार के होते हैं, ऋण आवेशित, धन आवेशित और उदासीन।
तो बेटे सबसे पहले हम सीखते हैं ऋण आवेशित। सबसे पहले चलो ऋण आवेशित लिगेंड्स के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो ऋण आवेशित लिगेंड्स का नाम यदि आपको लिखना है तो आप किस तरीके से लिखोगे? हालांकि मैंने बेटे आपको सिखाया था ना, पहले भी मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोई ऋण आवेशित लिगेंड्स आपके पास आते हैं तो उनका नाम लिखते हुए आप लास्ट में ओ लिखोगे। लास्ट में क्या लिखोगे? ओ। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं कुछ स्पेशल लिगेंड्स। जैसे हमारे पास यदि H नेगेटिव आता है तो H नेगेटिव का नाम होता है हाइड्राइडो। क्या होता है? हाइड्राइडो। वैसे तो आपको पता है कि यदि कहीं H बाद में आ जाता है तो हम कहते हैं हाइड्राइड, पर हमें O लगाना होता है जो ऋण आवेशित लिगेंड्स है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ऋण आवेशित लिगेंड्स में बाद में, नाम के बाद में क्या आना चाहिए? O आना चाहिए। नाम के बाद में क्या आना चाहिए बेटे? O। तो ये लिखा हमने हाइड्राइडो। जैसे मैं आपको कह दूं कि चलो इसकी बात कर रहे हैं हम, O, चलो O2 नेगेटिव ऑक्साइड होता है। वैसे क्या होता है? ऑक्साइड। पर जब ये ऋणावेशित लिगेंड है तो O आप लगाओगे तो ऑक्साइडो। क्या नाम होगा बेटे? ऑक्साइडो होगा नाम। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि O2 नेगेटिव है, वैसे तो परॉक्सो है, परऑक्साइडो है, पर आप एक बात ध्यान रखोगे कि परॉक्सो लिखोगे। हाँ, ओ लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। परऑक्साइड है ना ये है बेटे परऑक्साइड, पर परऑक्साइड नहीं लिखना है, आपको बाद में लगाना है ओ। ठीक है बेटे, परऑक्सो। जैसे मैं आपको कह दूं NH2 नेगेटिव, वैसे तो एमाइड होता है पर हम यहाँ कहेंगे एमाइडो। यदि यह आयन है, केवल आयन है तो एमाइड, पर यदि यह लिगेंड है तो एमाइडो। यदि यह आयन है तो हाइड्राइड, पर यदि यह लिगेंड है तो हाइड्राइडो। ऑक्साइड, ऑक्साइडो। आयन के नाम तो आपने सीख ही रखे हैं कि O डबल नेगेटिव का नाम होता है ऑक्साइड, पर यदि O डबल नेगेटिव एक लिगेंड की तरह व्यवहार करता है तो बाद में O लग जाएगा और नाम हो जाएगा ऑक्साइडो। क्या हो जाएगा बेटे? ऑक्साइडो नाम हो जाएगा। इसी तरीके से इसे देखो, SCN नेगेटिव। SCN नेगेटिव का नाम होता है बेटे थायोसाइनेटो। क्या नाम होता है? थायोसाइनेटो। और बेटे NO2 नेगेटिव का नाम क्या होता है? NO2 नेगेटिव का नाम होता है नाइट्रो। बस O लगाना है सबके बाद। ठीक है, अच्छा एक इसका भाई होता है ONO नेगेटिव, इसका नाम होता है नाइट्राइटो। इन दोनों की पहचान ढंग से कर लो बस, नाइट्रो और नाइट्राइटो। इनमें अंतर मैंने आपको सिखाया था कि इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है और इसमें नाइट्राइटो में दाता परमाणु क्या है बेटे? ऑक्सीजन। ठीक है, इसे देखो। अच्छा, CH3O नेगेटिव, मिथॉक्सो। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सो। इसका लिगेंड का नाम मिथॉक्सो है। ठीक है, अच्छा OH नेगेटिव का नाम तो आपको याद है, सब बच्चे कहते हैं हाइड्रोक्साइड है। बेटे यहाँ O लिखना है बाद में, और हाइड्रोक्सो इसका नाम आपको लिखना है यदि यह किसी लिगेंड के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा इसका नाम बताओ। SO4 डबल नेगेटिव, सल्फेट होता है ना, पर यहाँ तो O लगाएंगे हम। क्या लिखेंगे? सल्फेटो। ठीक है बेटे, अच्छा सल्फेट का भाई है एक SO3 डबल नेगेटिव, बताओ सल्फाइटो। देखो आइट और एट सिखाया था ना मैंने, सल्फाइटो। अच्छा इसका नाम बताओ चलो। NO3 नेगेटिव, वैसे तो नाइट्रेट होता है, पर यदि लिगेंड के रूप में आ गया तो क्या नाम होगा? नाइट्रेटो। क्या नाम होगा बेटे? नाइट्रेटो। अच्छा इसका नाम बताओ आप। CO3 डबल नेगेटिव, वैसे तो कार्बोनेट होता है, पर यहाँ क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। क्या नाम हो जाएगा बेटे? कार्बोनेटो। देखो कई बार आया है साइनो,
या साइनाइडो भी कह दोगे तब भी ठीक है बेटे, साइनाइडो भी ठीक है। ठीक है बेटे। अच्छा, CNO नेगेटिव, साइनेटो, क्या नाम है? साइनेटो, याद रखोगे ना, इसका नाम है बेटे साइनेटो। और एक आपका जाना पहचाना नाम है C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेट आयन है ना, ऑक्सीलेट आयन है, तो ऑक्सीलेट तो हम इसे लिखेंगे नहीं यहाँ, यहाँ तो हम बेटे O लगाएंगे, ऑक्सीलेटो लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ CH3COO नेगेटिव, बताओ CH3, ये एरो लगा दो यहाँ, और तो हर जगह एरो है ना, जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। ये है बेटे CH3COO नेगेटिव, एसीटेट है ना, पर यहाँ बेटे एसीटेटो, क्या लिखेंगे हम? O, सबके बाद में O लिखना है। क्या लिखना है बेटे? सबके बाद में O लिखना है। कब लिखना है O? जब हमारे पास ऋण आवेशित लिगैंड का नाम लिखने का कोई काम आए। देखो, ऋण आवेशित लिगैंड का नाम, नाम के बाद में O आना चाहिए। बताओ, फ्लोराइड है ना, फ्लोराइडो, क्या नाम हो जाएगा? फ्लोराइडो। अच्छा, फ्लोराइड का भाई है एक क्लोराइड, Cl नेगेटिव, बताओ क्या नाम हो जाएगा बेटे? क्लोराइडो। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। बताओ, समझ में आ रहा क्या? अच्छा, इसी का ही एक भाई Br नेगेटिव भी है, इसका नाम बताओ क्या होगा? वैसे तो ब्रोमाइड होता है, पर यहाँ तो ब्रोमाइडो है। चलो इसे देखिए जरा, आयोडाइडो, क्या हो जाएगा? आयोडाइडो। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप लिगेंड्स में यदि आपके पास ऋण आवेशित लिगेंड्स आ जाता है कोई, और मैं बताता हूं बेटे ऋण आवेशित लिगेंड ही आता है हमारे पास पेपर में, इसलिए मैंने इतने सारे ऋण आवेशित लिगेंड्स के नाम आपको लिखवाए हैं, क्योंकि इनमें से ही पेपर में आएगा। इनके नाम आप एक दो बार पढ़ोगे, याद हो जाएंगे आपको। और यदि आप यूनिट को ईमानदारी से शुरू से पढ़ रहे हो ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, और आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि उप सह संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं। देखो, ए पे तो हमने पढ़े ऋणावेशित लिगेंड्स का नाम किस तरीके से हम लिखते हैं। जरा बेटे अब हम उदासीन लिगेंड्स को देखें। उदासीन लिगेंड्स का नाम यदि आपको लिखना है, तो आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, और यहाँ भी मैं सिखा रहा बेटे। क्या सिखाई थी? यूं सिखाई थी कि आपको नॉर्मल नेम लिखना है, सामान्य नाम। ठीक है, नॉर्मल, आर तो छोड़ ही दिया हमने यहाँ, ये तो अब नॉर्मल हो गया। नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल नेम, सामान्य नाम ही लिखना है। जैसे हमने उनमें O लगाया है ना, इनमें बेटे O लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है H2O का नाम होता है एक्वा, क्या होता है? एक्वा। जैसे आपको पता है NH3 का नाम होता है एमीन, AMINE। देखो, ना तो इसके ऊपर प्लस है ना तो माइनस है, देख रहे ना आप, प्लस माइनस नहीं है। जब भी मैंने लिखा है उदासीन लिगेंड्स, तो उदासीन लिगेंड्स में, ठीक है, जैसे NO का नाम आप लिखोगे नाइट्रोसाइल, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ध्यान रखना, कभी इसे मिक्स कर दो। नाइट्रोसाइल या नाइट्रोसिल, हिंदी में इसे नाइट्रोसिल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोसिल या नाइट्रोसाइल का एक भाई है CO, O भी बड़ा है, कार्बोनाइल। वैसे कार्बोनिल लिखा जाता है इसे हिंदी में, कार्बोनिल, पर कार्बोनाइल भी प्रोनाउंसिएशन सही है, मतलब उच्चारण से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है बेटे, उच्चारण कुछ भी हो सकता है। उच्चारण का मतलब तो समझते हो आप, प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका। जैसे कुछ लोग THE को बोलते हैं दी, ठीक है, और कुछ बोलते हैं THE को दा, तो दी बोल दो या दा बोल दो, बात तो एक ही है, इसमें कोई फर्क थोड़ा ही है। तो यदि मैं बोलता हूं नाइट्रोसाइल और यदि मैं बोलता हूं नाइट्रोसिल, तो दोनों बातों का एक ही मतलब है, ध्यान रखना है आपको। ये उच्चारण का प्रभाव है, बस और कुछ नहीं है। जैसे आपने सुना होगा नाम
एक महान योद्धा का सिकंदर। बेटे सिकंदर तो हम बोलते हैं सिकंदर, उसका असली नाम तो अलेक्जेंडर था। तो कोई अलेक्जेंडर बोल रहा है, कोई सिकंदर बोल रहा है, बात तो एक ही है, इसमें कोई फर्क थोड़ा ही है। ठीक है, कोई बेटे बोल रहा है थॉमसन और कोई बोल रहा है टॉमसन, बात तो एक ही है। कोई बोल रहा है लीचटेलियर, कोई बोल रहा है लाशतालिए, बात तो एक ही है। तो इस चीज को समझो आप, इस चीज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप यदि नाइट्रोसाइल बोलते हो या नाइट्रोसिल बोलते हो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है बेटे। अच्छा, एक आपको इस लिगैंड के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। ये बेटे कार्बोनाइल जैसा है, देखो कार्बोनाइल में ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, सल्फर। जब कहीं ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है तो हमें एक शब्द शुरू में जोड़ना होता है जिसे कहते हैं थायो। तो इसे मैं कहूंगा थायो, थायो कार्बोनाइल। तो मैंने सिर्फ थायो जोड़ा है, थायो कार्बोनाइल ये हुआ है। ठीक है बेटे। अच्छा, तुम्हारा जाना पहचाना एक लिगेंड है NH2 CH2 CH2 NH2। बताओ, सिखाया था क्या ना? मैंने बाईडेंटेट लिगेंड में सिखाया था, द्विदंतुक लिगेंड में, जिसकी दंतुकता 2 थी या डेंटिसिटी 2 थी। देखो, इथाइलिन एक है, एमीन है 2, इसका नाम है इथाइलिन डाईएमीन। ठीक है, वैसे कुछ बुक्स में इसे लिखा जाता है इथाइलिन डाईएमीन को ब्रैकेट में लिख देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, या फिर आप शॉर्ट में EN भी लिख सकते हो, EN इथाइलिन डाईएमीन, इसके ऊपर भी कोई आवेश नहीं है। अच्छा यार, इस तरीके से आपको सीखना है कि उदासीन लिगेंड्स के नाम हम किस तरीके से लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ठीक है बेटे, कुछ भी इसमें बाद में हिस्सा नहीं जोड़ना है जो इसके स्पेशल कैरेक्टर को दिखाए। अब आ जाओ आप नंबर C पे। अब हम सीखेंगे बेटे धन आवेशित लिगेंड्स के नाम। धन आवेशित लिगेंड्स का नाम आप कैसे लिखोगे, ये बात भी मैंने आपको हालांकि सिखा रखी है, पर जब हम नामकरण पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना है बाद में EM जोड़ना है। जैसे यहाँ बाद में क्या जोड़ा था, O, यहाँ जोड़ना है EM जब भी कोई धनावेशित लिगेंड आपको नजर आएगा। जैसे H3O पॉजिटिव, इसका नाम होगा बेटे हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम, क्या नाम होगा बेटे, हाइड्रोनियम। अच्छा, NO पॉजिटिव यदि आपको नजर आता है तो इसका नाम होगा नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसो इसलिए आया क्योंकि यहाँ संयोजकता कुछ कम है। जैसे मैं इसके बड़े भाई की बात करूं ना, देखो दोनों में अंतर देखो, यहाँ नाइट्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन थे, 1, और अब नाइट्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन हैं। तो यहाँ हम इसे कहेंगे नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम, बताओ नाइट्रो ग्रुप नहीं है क्या? हमने नाइट्रो ग्रुप में EM जोड़ने के लिए नाइट्रोनियम लिखा, ये नाइट्रोसो ग्रुप नहीं है क्या? कौन सा है बेटे, नाइट्रोसो ग्रुप। तो इस नाइट्रोसो ग्रुप में धन आयन है, इसलिए हमने यहाँ जोड़ा है EM, नाइट्रोसोनियम। ठीक है बेटे। अच्छा, एक नाम और सीख लो, चलो आप, एक आप सीखो NH2 NH3 पॉजिटिव। हाइड्रोजीन होता है ना ऐसा, हाइड्रोजीनियम। बस ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी लिगेंड्स आपको धन आवेशित लिगेंड्स नजर आएंगे बाद में EM लगेगा, ऋण आवेशित लिगेंड्स के बाद में O लगेगा, और बेटे उदासीन लिगेंड्स के नाम नॉर्मल लिखे जाएंगे, उसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो, चलो अगली बात फिर कराऊंगा। लियो जरा स्क्रीनशॉट, ले लिया बेटे? ठीक है।
बेटे अब हम बात करेंगे कि लिगेंड्स की संख्या के लिए उपसर्ग किस तरीके से आप प्रयोग करोगे। जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल आता है बार बार, K4Fe ये एग्जाम्पल बार बार आता है हमारे सामने। तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि साइनो 6 है, तो मैं बोलता हूँ हेक्सासाइनो। क्या बोलता हूँ? हेक्सासाइनो। मैं बोलता हूँ पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, ऐसे बोलता हूँ मैं। तो आपके पास जो लिगेंड्स हैं, एक ही तरह के लिगेंड्स यदि दो या दो से अधिक संख्या में उपस्थित हैं, तो उनकी संख्या को आप किस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ हेडिंग में हमने लिखा है कि उनकी संख्या को दिखाने के लिए आप प्रयोग करोगे उपसर्ग का। उपसर्ग आपने हिंदी में पढ़ा है ना, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स या उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगता हो। तो आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग कौन कौन से प्रयोग करने हैं। जैसे एक के लिए तो आपको कोई उपसर्ग प्रयोग नहीं करना है। जैसे कोई लिगेंड केवल एक संख्या में उपस्थित है, यानी कि लिगेंड का केवल एक ही परमाणु या आयन है, तो एक के लिए किसी उपसर्ग का प्रयोग आपको नहीं करना है। पर बेटे यदि दो है, दो लिगेंड हैं, एक ही जैसे दो लिगेंड हैं, तो दो के लिए आप प्रयोग करोगे डाई का, तीन के लिए आप प्रयोग करोगे ट्राई का, ठीक है बेटे, और चार के लिए आप प्रयोग करोगे टेट्रा का। ये चीजें तो आपको पहले से याद है। पांच के लिए प्रयोग करोगे आप पेंटा का, और बेटे छह के लिए प्रयोग करोगे हेक्सा का, और सात के लिए प्रयोग करोगे हेप्टा का, और बेटे आठ के लिए प्रयोग करोगे ऑक्टा। आठ के लिए क्या प्रयोग करोगे? ऑक्टा। बस इतने सीख लो। चलो 9 के लिए नैनो, और 10 तक सीख लो। 10 के लिए आप प्रयोग करोगे डेका का। इस तरीके से आपको इन संख्याओं का प्रयोग करना है कि यदि 6 में कोई है तो हेक्सा, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, इसलिए मैं बोलता था हेक्सा, क्योंकि वहां साइनाइड कितने थे? 6 थे। तो आपके पास यदि एक ही जैसे लिगेंड्स एक से अधिक मात्रा में उपस्थित हैं, तो यदि वे दो हैं तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, ठीक है, और पांच है तो पेंटा। इस तरह के आप उपसर्गों का प्रयोग करोगे। ठीक है बेटे, बताओ समझ में आ रही है ये बात? पर बेटे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं यहाँ, चलो मैं लिख रहा नोट में, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा जो आपके बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर कर देगी। मान लो मेरे पास एक लिगेंड है, उसका नाम है इथाइलिन डाई एमीन। मान लो ये है AMINE, इथाइलिन डाई एमीन। मान लो ये लिगेंड है और ये दो हैं, इनकी संख्या मान लो दो है। तो आप इनकी संख्या दो लिखोगे तो शुरू में क्या लिखोगे? डाई। अब समझ में ही नहीं आ रहा? ऐसा लग रहा जैसे ये पूरा ही एक लिगेंड है, डाई इथाइलिन डाई एमीन। कंफ्यूजन हो गया ना? जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक है डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, मान लो इस तरह का कोई लिगेंड है मेरे पास डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, और मैं कहूं कि ये लिगेंड्स दो हैं संख्या में, ऐसे ऐसे दो लिगेंड्स उपस्थित हैं उस संकुल यौगिक में। कैसे कैसे दो लिगेंड? डाई इथाइलिन ट्राई एमीन जैसे। अब ये दो हैं तो इससे पहले फिर डाई लिखोगे क्या कि डाई डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, डाई डाई इथाइलिन ट्राई एमीन। कंफ्यूजन नहीं हो गया? हुआ या नहीं हुआ कंफ्यूजन? तो हमारे पास ये बात बहुत अच्छी है कि हाँ भाई दो लिगेंड है तो डाई लिख देंगे, तीन है तो ट्राई, चार तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका। इन उपसर्गों का या इन शब्दों का हम प्रयोग कर देंगे। पर कुछ लिगेंड तो हमारे पास ऐसे हैं बेटे जिनमें पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा आता है उनके नाम में। देखो इसके नाम में पहले से ही डाई आता है, इसके नाम में पहले से ही डाई और ट्राई आता है। तो जिन लिगेंड्स के नाम में पहले से ही डाई या ट्राई शब्द उपस्थित हैं, यदि वे लिगेंड्स दो या तीन या चार या पांच संख्याओं में उपस्थित हैं, तो क्या उनके नाम से पहले भी हम इन्हीं उपसर्गों का प्रयोग करेंगे? और क्या अपने दिमाग में हम जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके? तो हमें IUPAC ने सिखाया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपके पास कोई लिगेंड ऐसा है जिसमें पहले से ही डाई ट्राई आता है, तो उन लिगेंड्स की संख्या को
दिखाने के लिए कुछ विशेष उपसर्गों का प्रयोग आपको करना होगा। तो फिर बेटे में विशेष उपसर्ग हैं क्या जिनका हमें प्रयोग करना होगा? कौन से उपसर्ग है वे? उन उपसर्गों के बारे में बात कर लें। चलो करते हैं बात। ये नोट हमने हेडिंग लिखी। जिन लिगेंड्स में ध्यान से समझियो जरा, जिन लिगेंड्स में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा शब्द उपस्थित होते हैं उनके लिए निम्न उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उनके लिए बेटे कुछ विशेष उपसर्ग हमें बताए गए हैं। किसके द्वारा बेटे? IUPAC ने बताए हैं हमें कुछ विशेष उपसर्ग। और वे कौन कौन से हैं कि यदि ऐसे लिगेंड दो हैं तो आप करोगे बिस का प्रयोग, BIS बिस। जैसे यहाँ डाई का प्रयोग होता है, यहाँ होता है बिस का प्रयोग। आपको पता है ना कि डाई का प्रयोग कहाँ करना है और बिस का कहाँ करना है। डाई का मतलब भी दो है और बिस का मतलब भी दो है। डाई का प्रयोग तो सामान्य लिगेंड्स में आप करोगे और बिस का प्रयोग आप करोगे वहां जहां आपके पास कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा आता हो जिसके नाम में, जैसे इथाइलिन डाइअमीन। और बेटे 3 के लिए हमें बताया गया है कि हम प्रयोग करेंगे ट्रिस का। किसका? ट्रिस, TRIS। और बेटे 4 के लिए हमें बताया गया है टेट्रा किस का। ठीक है बेटे, टेट्रा किस। और बेटे 5 के लिए हमें बताया गया है पेंटा किस। ठीक है, इसी तरह 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सा किस। इस तरह का आप उपसर्गों का प्रयोग करोगे यदि किसी लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे ऐसे शब्द उपस्थित हो। बस इस चीज को अपने दिमाग में घुसाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल 100%। ठीक है, अच्छा चलो अगली बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा जो है ये जो हमने 4 नियम लिखे हैं, इन 4 नियमों को यदि आपने सीख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखो आपके पास बेटे इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मैं एक हेडिंग की तरह समझाऊंगा। धनायनिक संकुल लिख दूं। धनायनिक संकुल का नामकरण। यदि आपके पास कोई धन आयनिक संकुल है तो उसका नाम आप किस तरीके से लिखोगे? जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो हमारे पास है ये कोबाल्ट तो है केंद्रीय धातु परमाणु और NH3 है लिगेंड और इनकी संख्या है 6 और इनके ऊपर आवेश है 3 पॉजिटिव। इस धन आयनिक संकुल के ऊपर कितना आवेश है? 3 इकाई धन आवेश है। तो इसका हमें नाम लिखना है। तो आपको पता है कि इसका नाम लिखने के लिए पहले लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है और बाद में हम आयन लिख देंगे। तो मुझे यूं बताओ इस पे लिगेंड्स कौन से हैं? आप कहोगे जी 6 हैं। 6 हैं तो मैं लिखूंगा हेक्सा लिख दिया। मैं पूछूंगा 6 कौन से लिगेंड हैं? आप कहोगे एमीन है। मैं लिखूंगा बेटे एमीन, AMINE। चौक बार बार खत्म हो रही। हेक्सा एमीन लिख दिया लिगेंड्स। अब कहोगे आप कि सर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखोगे। मैं लिखूंगा बेटे कोबाल्ट। ठीक है, फिर आप कहोगे कि सर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दो ब्रैकेट में। तो मैं कहूंगा बेटे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी तो पड़ेगी इसकी। मुझे यूं बताओ इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैंने x मान ली और NH3 की होती है 0। तो मुझे यूं बताओ कि ये तो 0 होगी तो x इजिकल टू प्लस के 3 तो बैठेगी। देखो आपको यकीन नहीं होता तो कोबाल्ट की कितनी है? x निकालनी जिसकी होती है उसे x मान लेते हैं। 6 हैं एमीन 0 वाले और इज इक्वल टू के बाद में +3 तो लिखूंगा।
अब बताओ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें पता चला है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, +3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। और जब +3 है तो बेटे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, रोमन पद्धति में थर्ड लिखेंगे और बाद में लिखेंगे आयन। बताओ ये खेल समझ में आया क्या आपके? हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है बेटे। अच्छा चलो एक एग्जांपल और देख लो कि धनायनिक संकुल के नाम कैसे लिखे जाते हैं। जैसे COCl NH3 का होल 5 और यहाँ लिख दिया बेटे 2 पॉजिटिव, इसका नाम लिखना है। चलो हमें तो इसका नाम लिखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको लिगेंड्स का नाम लिखना है। अब यहाँ लिगेंड्स तो 2 तरह के आ गए, 5 तो पड़े हमारे पास एमीन, एक पड़ा क्लोराइडो। तो मुझे यूँ बताओ एमीन शुरू होता है ए से और क्लोराइडो शुरू होता है सी से, तो ए वाला नाम पहले लिखना चाहिए या सी वाला? आप कहोगे कि सर ABCD में तो ए पहले आता है सी आता है बाद में, तो पहले ए वाला लिख दो। तो एमीन कितने हैं, 5, तो हम लिखेंगे पेंटा एमीन, लिख दिया पेंटा एमीन। फिर क्लोराइडो लिखूं, क्लोराइडो तो एक ही है बेटे, क्लोराइडो कितना है, 1, ये लिख दिया क्लोराइडो। पेंटा एमीन क्लोराइडो, लिगेंड्स का खेल खत्म। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कोबाल्ट ही है, वही यहाँ भी लिख दिया कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे, चलो इसका x मान लिया, Cl का -1 होता है, इसका 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 है -1 वाला प्लस 5 है 0 वाले इज इक्वल टू +2, ये तो 0 ही हो गया। वह प्लस माइनस x -1 इज इक्वल टू प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 और प्लस का 1, x इज इक्वल टू प्लस का 3 नहीं आया बेटे, तो यहाँ हम लिखेंगे कोबाल्ट थर्ड आयन। बताओ समझ में आ रहा क्या आपको? किसी भी धन आयनिक संकुल का आपको नाम देना हो तो इस तरीके से दिया जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए धन आयनिक संकुल का नाम देने में। बताओ बेटे समझ में आई क्या ये बात? चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस उदासीन संकुल की करते हैं। उदासीन संकुल का नामकरण, कि उदासीन संकुल का नाम किस तरीके से लिखा जाता है। उदासीन संकुल, उदासीन संकुल में बेटे जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो हमारे पास है Ni केंद्रीय धातु परमाणु निकेल है और CO4, O बड़ा है, कार्बोनिल है, कार्बोनिल, ठीक है बेटे। NiCO होल 4 इसका नाम लिखना है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं उदासीन संकुल। यदि यहाँ धनावेश होता तो वो धनायनिक संकुल या धनावेशी संकुल होता, और यदि यहाँ ऋणावेश होता तो ऋणावेशी संकुल होता। इसके ऊपर ना तो कोई धनावेश है और ना तो कोई ऋणावेश है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं उदासीन संकुल। ठीक है। सबसे पहले लिगेंड्स 4 हैं, 4 का मतलब टेट्रा, क्या है, कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनिल या कार्बोनाइल, निकिल NiCKEl, निकिल। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हम निकिल का। यदि आप यहाँ निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने जाओगे तो इसकी तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ये तो स्वतंत्र है CO कार्बोनिल। तो बेटे मुझे एक बात बताओ, जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है और इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो x + 0 = 0, तो x = 0 ही तो आ जाएगा। तो यहाँ 0 लिखना है और यहाँ आयन बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि यह कोई आयन नहीं है, इसके ऊपर ना तो धनावेश है और ना ही ऋण आवेश है। अब देखो एक और एग्जांपल इसका, CO NH3 का होल थ्राइस Cl3, इसे देखो चलो। अच्छा ये भी उदासीन संकुल है बेटे। बताओ इसमें ट्राई तो एमीन है, ट्राई क्लोराइडो है, तो A पहले आना चाहिए, तो हम लिख देंगे ट्राई एमीन। और एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी बच्चा ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि शुरू का अक्षर कैपिटल बनेगा,
यहाँ हम इंग्लिश का पंक्चुएशन नहीं कर रहे हैं, कोई वाक्य नहीं लिख रहे बेटे, नाम लिख रहे। शुरू का अक्षर आपको छोटा ही बनाना है, सारे अक्षर आपको छोटे बनाने हैं, स्मॉल लेटर्स बनाने हैं सारे। कभी आप पहला लेटर कैपिटल बना दो, कैपिटल लेटर नाम में कहीं नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ ट्राई एमीन, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोराइडो। कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख देंगे इसका कितना होगा, देखियो इसका तो 0 होता है, इसका होता है -1, तो माइनस के 3 हो जाएंगे। माइनस के 3 को खत्म करने के लिए इसे +3 होना पड़ेगा, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd होगा। तो ये हो जाएगा ट्राई एमीन, ट्राई क्लोराइडो, कोबाल्ट 3rd। अब बताओ ये बात समझ में आई क्या? उम्मीद है आई होगी समझ में आपके। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अच्छा आप फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे अब हमें सीखना है ऋणायनिक संकुलों का नामकरण। भाई हमने क्या करा है बेटे, धन आयनिक संकुलों का सीख लिया है, कैसे नाम लिखा जाता है, उदासीन का सीख लिया है। अब हम सीखेंगे बेटे ऋणायनिक संकुलों का, और इसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है क्योंकि इसमें एक बात आपको सीखनी है, बाकी तो सब आपने सीख रखी है। एक बात क्या सीखनी है बेटे, कि जब भी आप केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखोगे ना, ये लिखा मैंने केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जब भी आप लिखोगे तो उसके बाद में 8 आपको जोड़ना पड़ेगा, ATE, जैसे फेरेट, प्लम्बेट, ठीक है, मर्क्यूरेट। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जहां भी लिखना है बाद में आपको क्या जोड़ना होगा, 8। केवल किसमें, केवल ऋण आयनिक संकुलों में। धन आयनिक संकुलों में कोई नियम नहीं है और उदासीन संकुलों में भी कोई नियम नहीं है। ये नियम सिर्फ ऋण आयनिक संकुलों में ही आपको फॉलो करना है, इसलिए बेटे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये क्रोमियम है केंद्रीय धातु परमाणु, और इथाइलिन डाइअमीन है, इस पे 1 लिगेंड और 4 हैं इसके पास आयोडाइडो, और इसके ऊपर माइनस आवेश है। माइनस आवेश से ही आपको पता चल जाता है कि ऋण आयनिक संकुल है, ठीक है बेटे। तो इसमें सबसे पहले यूं बताओ लिगेंड कितनी तरह के हैं, 2 तरह के, इथाइलिन डाइअमीन और आयोडाइडो। मुझे यूं बताओ बेटे कि इथाइलिन डाइअमीन ई से शुरू होता है और आयोडाइडो होता है आई से शुरू। तो ABCD में ई और आई की तुलना करनी है, ABCDEFGHI। तो ई पहले आया है, आई आता है बाद में। तो पहले आप लिखोगे इथाइलिन डाइअमीन, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे बेटे इथाइलिन डाइअमीन। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर ब्रैकेट में क्यों लिखा आपने। आप ध्यान रखोगे कि इस तरह के जितने भी लिगेंड्स होते हैं, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, ये जितने भी आपके बहुदंतुक लिगेंड्स हैं या 2 या 3 से ज्यादा जिनकी डेंटिसिटी है, उन्हें आप ब्रैकेट में ही लिखोगे। ये चीज ध्यान रखनी है। या फिर मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि जिनमें डाई और ट्राई आता हो, ऐसे लिगेंड्स को आपको ब्रैकेट में लिखना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो हमने लिखा इथाइलिन डाइअमीन, एक ही है ना, यदि 2 होते तो हम क्या लिखते, यदि इथाइलिन डाइअमीन यहाँ 2 लिखा होता तो आप डाई लिखते या 20 लिखते, यूं बताओ क्या लिखते बेटे, आप लिखते 20। डाई नहीं लिखना है ऐसे लिगेंड्स के साथ, 20, ट्रिस, टेट्रा, किस, इस तरह शब्दों का प्रयोग करना है। तो हमारे पास तो एक ही है इसलिए हमने लिख दिया इथाइलिन डाइअमीन। अब बेटे 4 हैं हमारे पास आयोडाइडो। 4 क्या हैं, आयोडाइडो हैं। तो 4 को आयोडाइडो के लिए तो टेट्रा लिख दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, टेट्रा आयोडाइडो लिख दिया। अब बताओ लिगेंड सारे हो गए। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्रोमियम है, पर इन्होंने कहा है कि ऋण आयनिक संकर है या ऋण आयनिक संकुल है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद में 8 आना चाहिए। तो क्रोमियम नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है क्रोमेट। समझ में आ रही बात कुछ, क्रोमियम नहीं लिखना है, क्रोमेट लिखना है। क्रोमेट लिख दिया, और बेटे फिर लिखना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख देंगे हम, और बाद में लिख देंगे आयन। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी तो पड़ेगा बेटे। भाई इसका यदि मैं X मान लूं
और इथाइलिन डाइअमीन का होता है 0, आयोडीन का होता है -1 इज इक्वल टू -1 ही तो दूंगा क्योंकि पूरे के ऊपर -1 आवेश है। तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस के 4 इज इक्वल टू -1। अब बताओ, यूं बताओ, ये जो -4 हैं उधर जाके क्या हो जाएंगे +4, तो -1 + 4 x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे थर्ड। x का मतलब इसका क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया है। क्या आया है? 3। बताओ समझ में आ रहा क्या आपके कि किस तरीके से हम नाम लिख रहे हैं? अच्छा, इसी तरीके से एक एग्जांपल आपका पुराना जाना पहचाना एग्जांपल है FeCN6, और इसके ऊपर आवेश कितना होता है? 4 नेगेटिव। बताओ कितने हैं? 6 हेक्सा। कौन है 6? साइनो, हेक्सा साइनो। देखो आयरन है, आयरन के बाद में 8 लगाओगे तो आयरनेट, अजीब सा लगता है। तो इसका Fe का असली नाम प्रयोग करो ना, जो ग्रीक भाषा वाला है। असली नाम मैंने सिखाया था ना आपको, इसका असली नाम होता है फेरम। क्या होता है? फेरम। तो फेरम के बाद में 8 लगाओगे तो फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट, FeRRATE। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख देंगे और आयन यहाँ लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर सिखा रखा तुम्हें, Fe का x मान लिया 6, साइनाइड का होता है -1 इज इक्वल टू -4, प्लस माइनस माइनस के 6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4 और +6, तो x इज इक्वल टू कितना आया बताओ? +2 नहीं आया क्या? कितना आया? +2। तो यहाँ सेकंड लिखोगे आप। क्या लिखोगे बेटे? सेकंड। इस तरीके से आपको जो ऋण आयनिक संकर होते हैं उनके नाम बेटे लिखने आने चाहिए। चलो एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे, कुछ टिपिकल काम कर रहे। दोनों प्रकार के संकुल आयनों वाले यौगिकों का नामकरण दोनों प्रकार के संकुल आयनों वाले यौगिकों का नामकरण। ऐसे संकुल आयन जिसमें धन आवेशित संकुल भी है और ऋण आवेशित भी है, ऐसा यौगिक। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे पास है CrNH3 का होल 6 और बेटे COCN6। जरा इस यौगिक को देखो ध्यान से, इसमें 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। आपको सबको पता है कि पहला हिस्सा होता है धनायन और बाद का होता है ऋणायन। ये धनावेशित संकुल है, ऋणावेशित। इसमें धनावेशित संकुल का पालन करेंगे, इसमें ऋणावेशित संकुल का पालन करेंगे। ठीक है, शुरू करें फिर। देखो पहले इसका नाम लिखो, हेक्सा एमीन क्रोमियम। ये लिखा मैंने, हेक्सा एमीन क्रोमियम। हेक्सा एमीन क्रोमियम, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, लिखना है ना। हेक्सा एमीन क्रोमियम और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद हेक्सा साइनो है ना, ये लिखा हेक्सा साइनो कोबाल्टेट। ध्यान से समझ लियो, कोबाल्टेट। क्या लिख रहा बेटे में? कोबाल्टेट। नीचे लिख दूं, चलो इसे कभी इधर पढ़ाना जाए आपसे। हेक्सा साइनो, यहां से लिख दूं क्या? कोबाल्टेट। पता है ना कोबाल्टेट? कोबाल्ट क्यों नहीं लिखा मैंने, कोबाल्टेट क्यों लिखा पता है ना? क्योंकि ऋणायनिक संकर में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में 8 लगाना होता है। धनायनिक संकर में कुछ नहीं लगाना, क्रोमियम लिखना, पर इसमें 8 लगाना। कोबाल्ट नहीं लिखना, कोबाल्टेट लिखना है। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर। अब सवाल यहाँ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकाल ले इसका? कुछ भी नहीं है बेटे, आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। केंद्रीय धातु परमाणु दोनों छोड़ दिए मैंने। क्या करा? दोनों छोड़ दिए। या फिर आप यूं कह दो कि x है, x है।
यदि इसका भी x मान लोगे, इसका भी x मान लोगे, तो ये कितने, 2 हैं x वाले, प्लस 6 हैं अमोनिया 0 वाले, और बेटे 6 हैं साइनाइड -1 वाले इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x, ये तो 0 ही हो गया, प्लस माइनस माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x इज इक्वल टू प्लस के 6, और 2 तिया 6, x इज इक्वल टू प्लस के 3 आया है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है इसकी भी +3, इसकी भी +3। तो यहाँ भी आपको थर्ड लिखना है और यहाँ भी आपको थर्ड लिखना है। बस इस खेल को समझ जाओ, बस आप समझ जाओगे ना बेटे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ जाओगे इस खेल को जो हम खेल रहे हैं यहाँ। वैसे तो बहुत सारे खेल आप समझ ही जाते हो, तो क्यों ना कुछ ऐसा खेल समझ लिया जाए जो हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो। अच्छा इसे देखो, चलो ये है प्लेटिनम, प्लेटिनम के साथ एमीन है 4, कितने एमीन है 4, और यहाँ भी प्लेटिनम है, और इस प्लेटिनम के साथ क्लोराइडो हैं 4, कितने हैं 4 क्लोराइडो। जरा इसका नाम लिख के देख रहे, चलो यदि आपने इसका नाम लिख दिया तो समझो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बताओ, टेट्रा एमीन प्लेटिनम, टेट्रा एमीन प्लेटिनम NuM, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे इसका। और ये टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनम, टेट्रा क्लोराइडो, क्या गलती कर दी थी मैंने बोलने में, बताओ, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, क्या लिखना है, प्लेटिनेट, क्या लिखना है बेटे, प्लेटिनेट, क्योंकि जो ऋणायनिक संकर है उसके नाम के बाद में आपको 8 लगाना है। ऋणायनिक संकर में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद में 8, पहला हिस्सा धनायनिक संकर है, प्लेटिनम ही लिखा है हमने, दूसरा हिस्सा ऋणायनिक संकर है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम प्लेटिनम ना लिख के प्लेटिनेट लिखा है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख देंगे। तो निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, देखो मौखिक रूप से मुझमान नहीं निकलवा रहा, 0 होता है, -1 होता है, तो कुल मिला के कितने हुए, -4, -4 को खत्म करेंगे ये दोनों, +4 हो गए, तो +2 तो ये हो जाएगा और +2 ये हो जाएगा। तो यहाँ भी आप सेकंड लिखोगे और यहाँ भी आप सेकंड लिखोगे। बताओ क्या प्रॉब्लम है। मैं तो मानता नहीं बेटे कि इतनी बड़ी समस्या है, जितनी बड़ी बना देते हैं इसे कुछ लोग, इतनी बड़ी समस्या नहीं होती बेटे। यदि आपको मन लगा के किसी काम को आपने करना शुरू कर दिया ना, तो आप पक्का है उस काम को बड़े आसानी से सीख लोगे। ये हो गया NH3 6, और यहाँ है क्रोमियम, क्रोमियम के साथ ऑक्सीलेटो हैं, कितने ऑक्सीलेटो हैं, 3, इसका नाम बताना है बेटे। आपको पता है हेक्सा एमीन कोबाल्ट, यहाँ लिखेंगे हेक्सा माने 6 है, कौन है, एमीन, किसके चारों तरफ है, कोबाल्ट के, ऑक्सीडेशन नंबर अभी लिख देंगे, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, क्रोमियम नहीं लिखना है क्योंकि बाद वाला हिस्सा है, ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, यहाँ लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो, यहाँ लिख दूं क्या, क्रोमेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बेटे, लिखें फिर। ये तो 0 है, ये कितना होता है ऑक्सीलेट का, -2, तो देखो 3 दूनी 6, -6 को खत्म करेंगे ये दोनों, +6 बन गए, +3 और +3 +6, तो यहाँ भी आपका थर्ड आएगा और यहाँ भी थर्ड आएगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है आपके, उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आ रही होगी बेटे, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी जरूर। अच्छा इसके बाद हम एक चीज और सीखेंगे, हम सीखेंगे बेटे सेतु लिगेंड्स वाले संकुलों का नामकरण, सेतु लिगेंड्स वाले संकुलों का नामकरण, क्योंकि किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है
इसलिए मैं हर एक तरीके के क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना बेटे, तो ये सारे आएंगे एक साथ मिले जुले। जब हम एनसीईआरटी के उदाहरण करेंगे, पाठ्य निहित प्रश्न करेंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें ये सारे आएंगे। और जब ये सारे आएंगे तो फिर तो हमें इन सारी चीजों का पता होना चाहिए ना कि कहाँ किस नियम का पालन होता है। जैसे मैं आपको कह दूं कि मेरे पास यहाँ NH3 है, लिगेंड्स हैं ये एमीन, कितने हैं 4, और ये कोबाल्ट के चारों तरफ जुड़े हुए हैं। और यहाँ एक सेतु लिगेंड आया है NH2, और यहाँ आया है NO2। ये सेतु लिगेंड है दोनों। देखो यहाँ कोबाल्ट से जुड़े हुए, और बेटे इस कोबाल्ट के पास भी एमीन है, लिगेंड्स कितने हैं 4, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर आवेश है 4 पॉजिटिव। इसका हमें नाम बताना है क्या होगा। तो आप इधर से शुरू करो, इन लिगेंड्स का नाम, ठीक है, और फिर केंद्रीय धातु का परमाणु का नाम, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर इन दोनों लिगेंड्स के नाम, फिर इन लिगेंड्स के नाम और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और ऑक्सीडेशन नंबर। इस नियम को फॉलो करोगे। इनके नाम बताओ क्या है। टेट्रा एमीन है, कहाँ लिखूं, नीचे लिख दूं टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। देखो धन आयनिक संकर है, कहीं भी कोबाल्टेट कोबाल्टेट नहीं लिखना है, धन आयनिक संकर है, देख लो ध्यान से, कोबाल्ट ही लिखना है। टेट्रा एमीन हो गया। टेट्रा एमीन के बाद है कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख देंगे इसका। फिर उसके बाद जो सेतु लिगेंड होते हैं, इन्हें तो सिखाने के लिए मैंने हेडिंग लिखी है। सेतु लिगेंड का नाम आपको म्यू से लिखना है, म्यू माने माइक्रोन, म्यू का मतलब माइक्रोन वाला म्यू मैं बोल रहा हूँ बेटे। तो यूं बताओ, ए से एमाइड और एन से नाइट्रो। तो एमाइड ए से होता है, नाइट्रो एन से होता है, तो ए वाला पहले लिखूं या एन वाला, बताओ कौन सा लिखूं। एमाइड ही तो लिखोगे, तो आप एमाइड लिखोगे तो यहां लिखोगे म्यू एमाइडो, म्यू एमाइडो। और म्यू NO2 क्या होता है, नाइट्रो, म्यू एमाइडो म्यू नाइट्रो। ये चीज सिखाई है मैंने नहीं, म्यू 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 शब्द का प्रयोग करते हैं सेतु लिगेंड के लिए, म्यू एमाइडो म्यू नाइट्रो। अब फिर आ जाओ, टेट्रा एमीन है, कितने हैं लिगेंड, वहां 4 लिगेंड हैं, तो मैं लिख दूं यहाँ टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ये कोबाल्ट है, केंद्रीय धातु परमाणु, कोबाल्ट इतना और आयन। अब बात आई ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखें सर इसका। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटे बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आपको बताइए, इनका तो 0 है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका भी -1 है, इसका भी -1 है। माइनस के 2 उधर जाके प्लस के 2 हो जाएंगे, और ये कितना है, प्लस के 4, 4 और 2 6, प्लस के 6, प्लस के 6 को ये दोनों मिलके खत्म करेंगे, ठीक है। ये दोनों खत्म करेंगे तो 3 3 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा थर्ड और यहाँ भी हो जाएगा थर्ड। बताओ समझ में आएगा, 3 और 3 6। तो इस तरीके से इसका नाम होगा टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड म्यू एमाइडो म्यू नाइट्रो टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, क्योंकि +4 इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 1-2 एग्जाम्पल और बताऊंगा इसके सेतु लिगेंड्स के। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे, पूरा उपसह संयोजक यौगिक मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक हमें नाम लिखना है, क्लोराइड भी लिखना है बाद में, ठीक है। ये बाहर वाला हिस्सा है जिसे आप कहते हो आयनिक मंडल। तो ये हो जाएगा डाई एमीन प्लेटिनम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, डाई म्यू क्लोराइडो, 2 है ना क्लोराइड, सेतु लिगेंड 2 हैं और दोनों क्लोराइड हैं। फिर उसके बाद डाई एमीन प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर और बाद में क्लोराइड। इस तरीके से नाम लिखना है। देखो जब मैं लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपके। डाई एमीन है, लिखा डाई एमीन प्लेटिनम, डाई एमीन प्लेटिनम, ये ऑक्सीडेशन नंबर यहां लिख देंगे। डाई म्यू क्लोराइडो, म्यू क्लोराइडो सेतु लिगेंड है ना, दोनों 2 है इसलिए डाई लिखा। वैसे मैं म्यू क्लोराइडो 2 बार इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि एक ही जैसा लिगेंड 2 बार आया तो डाई लगा दिया है।
दो आए हैं सेतु लिगेंड, कौन से वाले? क्लोराइडो वाले। सेतु लिगेंड पढ़ाए थे ना मैंने आपको। फिर उसके बाद यहाँ आ जाओ, डाई एमीन प्लेटिनम, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, और बाद में हम लिख देंगे, नीचे लिख रहा मैं, क्लोराइड। ये इसका नाम तो सामान्य लिखना है, इसमें तो ओ नहीं लगाना, ये कोई लिगेंड थोड़ा ही है बेटे। अब यहाँ बात आती है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखना है। आपको पता होना चाहिए इसका -1 और इसका -1 है, बाकी इसका 0 है, इसका भी 0 है, और इसका भी पता है ना सबको -1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब निकाल लोगे तो 0 को तो क्या लिखूं, बस इसे x और इसे x मान लो आप। दो तो हैं x प्लस, इन्हें 0 वालों को मैं लिख नहीं रहा बेटे, दो हैं Cl -1 वाले प्लस ये भी तो दो Cl हैं -1 वाले, और पूरे यौगिक के ऊपर कोई आवेश नहीं है इसलिए 0। कोई आयन थोड़ा ही है, ये तो पूरा यौगिक है। 2x प्लस माइनस माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। 2x और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू प्लस के 4 और 2 दूनी 4। कितना आया बताओ? प्लस के 2 आया। तो प्लस के 2 का मतलब यहाँ भी आपको सेकंड लगाना है और यहाँ भी आपको सेकंड लगाना है। इस तरीके से आप इनकी क्या लिखोगे बेटे? ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? उम्मीद है आपके समझ में आई होगी बेटे ये बात। तो इस तरीके से आपको लिखना है सेतु लिगेंड्स के नाम। अब हम अगले स्टेप पे आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम सीखेंगे बेटे कि जो उभय दंतुक लिगेंड होते हैं ना, उभय दंतुक, एम्बीडेंटेड सिखाए थे या नहीं सिखाए थे बताओ? उभय दंतुक लिगेंड्स, उभय दंतुक लिगेंड्स युक्त संकुलों का नामकरण आप कैसे करोगे? मैंने हालांकि ये चीज वहां सिखा दी थी, पर फिर भी थोड़ा सा हिंट मैं यहाँ दे दूं, जिससे आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। ठीक है बेटे? जैसे मान लो आपके पास ये है Na3CO का होल 6, मान लो ये यौगिक है, और एक है आपके पास Na3COONO का होल 6। इन दोनों को देखो आप ध्यान से। यदि इन दोनों यौगिकों को देखोगे तो इसमें क्या है? नाइट्रो है और इसमें नाइट्राइटो है। इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है, इसमें दाता परमाणु है ऑक्सीजन। ठीक है? अब आपको पहले तो इसका नाम लिखना है, पहले इसका फिर इसका, यानी इसमें पहले इसका फिर इसका। पहले वाला हिस्सा धनायन होता है, बाद वाला ऋणायन, ध्यान रखना है। तो ये क्या है? सोडियम। हम लिखेंगे सोडियम, सोडियम। अब आ जाओ आप संकुल पे। लिगेंड्स के नाम, हेक्सा, हेक्सा माने 6 हैं, NO2 माने नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो। कोबाल्ट, ध्यान से देखियो जरा, कोबाल्टेट। पता है ना कोबाल्टेट क्यों लिखा है? क्योंकि पहला हिस्सा धनायन और बाद वाला हिस्सा ऋणायन। यदि ब्रैकेट बाद में है तो समझ जाना चाहिए कि ऋणायनिक संकुल है। और ऋणायनिक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जब भी लिखा जाता है बाद में 8 लगाया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नियम समझाया है आपको। ठीक है बेटे? तो सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर तो यहाँ लिखना पड़ेगा इसका, आयन तो है नहीं कि हम आयन लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर यदि आपको निकालना है, आपको पता है सोडियम का तो +1 होता है, NO2 का होता है -1। तो प्लस के तो 3 है और माइनस के 6 हैं। ध्यान से देखो, प्लस के तो 3 और माइनस के 6, तो माइनस के 3 बचेंगे, और माइनस के 3 को खत्म करने के लिए कोबाल्ट को क्या होना पड़ेगा? प्लस का 3 होना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कोबाल्ट का कितना? 3rd। बताओ ये चीज आपके समझ में आती है या नहीं आती है? उम्मीद है कि ये चीज आपके समझ में बेटे जरूर आती होगी, अब तो आती ही होगी। इसे देखो, चलो सोडियम, सोडियम हेक्सा, हेक्सा माने 6 लिगेंड हैं, और बेटे नाइट्राइटो है, मतलब ये
एक उभय दंतुक लिगैंड है NO2 ग्रुप, ये भी NO2 ये भी NO2, पर इसे NO2 लिख रखा है, इसे ONO। इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। यदि दाता परमाणु नाइट्रोजन है तो हम नाइट्रो लिखते हैं, नाइट्रो। क्या लिखते हैं? नाइट्रो। ये बात सिखा रखी है आपको पहले भी। और यदि दाता परमाणु ऑक्सीजन है तो हम लिखते हैं नाइट्राइटो। क्या लिखते हैं बेटे? नाइट्राइटो। तो सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट, पता है ना कि कोबाल्ट क्यों नहीं लिख रहे हम? ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड ही आएगा, क्योंकि इसका -1 और इसका +1 होता है तो दोनों सेम ही ग्रुप, बस दाता परमाणु ही तो बदला है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि दाता परमाणु क्या है और उस लिगेंड का नाम किस तरीके से लिखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब हम कुछ हाई लेवल की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवियों का नामकरण। तो आपके याद होगा जब आप क्लास 7th में थे, सॉरी जब आप क्लास 11th में थे, तो क्लास 11th में आपने बेटे एक चैप्टर पढ़ा था समावयवता, समावयवता वाला, आइसोमेरिज्म वाला एक चैप्टर पढ़ा था। तो उस चैप्टर में बेटे आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? समावयवता। और उसमें एक ज्यामितीय समावयवता आपने पढ़ी थी। यदि आपने ज्यामितीय समावयवता पढ़ी थी तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पढ़ी थी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ समझ में आ जाएगा सब कुछ। मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं बेटे 4 यौगिक। इस यौगिक को देखो, प्लेटिनम के पास 4 लिगेंड्स हैं, 2 क्लोराइडो हैं, 2 एमीन हैं। इसमें भी प्लेटिनम के पास 4 लिगेंड हैं, 2 एमीन हैं, 2 क्लोराइडो हैं। इसमें फेरस यानी आयरन के पास हैं कितने लिगेंड? 6। 3 तो एमीन, 3 क्लोराइडो, और यहाँ भी आयरन के पास 3 एमीन और 3 क्लोराइडो हैं। पर बेटे इन दोनों के पास सेम लिगेंड्स हैं, पर उनकी व्यवस्था कुछ अलग अलग है। जैसे मैं आपको कह दूं कि चलो यार इसका नाम लिख दो, क्या है इस यौगिक का और इसका, तो आप कहोगे कि सर 2 क्लोराइडो हैं, 2 एमीन हैं, पर एमीन ABCD में पहले आता है, तो आप लिखोगे डाई एमीन, डाई एमीन और डाई क्लोराइडो, डाई एमीन डाई क्लोराइडो और प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर इनका तो 0 होता है, -1 -1 माइनस के 2 को खत्म करने के लिए प्लस का 2 होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड, ये लिख दिया। यहाँ आ जाओ, इस पे इसका नाम क्या होगा? इसमें भी 2 एमीन 2 क्लोराइडो है, तो इसका नाम लिखूंगा मैं डाई एमीन और डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों के एक जैसे नाम है, फिर 2 बार अलग अलग क्यों लिखा है इन्हें? इन्हें बेटे अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें देखो सेम ग्रुप सेम साइड है। जब 2 ग्रुप एक जैसे एक तरफ हैं, ये भी एक जैसे एक तरफ है, जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, और 2 ग्रुप सेम ग्रुप जो 2 हैं, 2 सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हमें कहना है सिस व्यवस्था, CIS। इसे सिस फॉर्म कहते हैं। सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड। यदि हम 2 ग्रुप की बात कर रहे हो तो सुन लियो कान खोल के, यदि हम 2 ग्रुप की बात कर रहे हैं और 2 सेम ग्रुप सेम साइड हैं, तो आप इस प्रीफिक्स का यूज करोगे सिस का। किस पूर्व लगन का प्रयोग करोगे? सिस का। तो इसका नाम है सिस डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड, ये सिस फॉर्म है। और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं, देखो दोनों NH3 अपोजिट, दोनों क्लोराइडो अपोजिट, तो ऐसे फॉर्म को कहते हैं हम ट्रांस, TRANS, ट्रांस। तो इसका नाम होगा बेटे ट्रांस डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड। ये चीज आपको बेटे समझनी पड़ेगी बिल्कुल। अब यहां बात आती है कि सर चलो ठीक है, 2 का हमने समझ लिया, यदि 2 ग्रुप हो और सेम ग्रुप सेम साइड हो तो सिस फॉर्म, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड हैं तो ट्रांसफॉर्म। पर यहाँ तो 3-3 का खेल आ गया। यदि 2 से ज्यादा ग्रुप आ जाए तो भी क्या हम सिस और ट्रांस का ही प्रयोग करेंगे? तो बेटे अब मैं आपको समझाता हूं कि किस चीज का प्रयोग करेंगे। देखो ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो है, मैं इसका नाम लिख रहा, ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो। भाई ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर बता दोगे?
थर्ड। इनका तो 0 है, माइनस के 3 को खत्म करने के लिए प्लस का 3, ठीक है। और इसका भी ऐसा ही है, इसका भी नाम होगा बेटे ट्राई एमीन और ट्राई क्लोराइडो और आयरन और थर्ड। पर इनमें भी तो अंतर है, तीनों ग्रुप सेम साइड है। यहाँ तो कोई से भी सेम ग्रुप सेम साइड नहीं। बताओ कौन से 3 NH3 अकेले एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, या तीनों Cl एक साथ हैं? इसमें तो तीनों NH3 तीनों Cl एक साथ हैं, इसमें तो कहीं भी कोई भी एक साथ नहीं है। यदि 3-3 की बात आ जाती है, यानी कि 2 से अधिक ग्रुप की बात आती है और सेम ग्रुप आपको सेम साइड मिलते हैं, तो हम शब्द प्रयोग करते हैं मर, MER। तो इसका नाम है मर ट्राईएमीन ट्राई क्लोराइडो आयरन थर्ड, ठीक है बेटे। और यदि ऐसा नहीं होता है, सेम ग्रुप सेम साइड नहीं होते हैं, तो हम शब्द प्रयोग करते हैं फेस, FAC। तो ये हो जाएगा फेस ट्राईएमीन ट्राई क्लोराइडो आयरन थर्ड। बताओ समझ में आएगा ये बात? तो मैंने आपको क्या समझाया है? मैंने समझाया आपको सिस ट्रांस और मर फेस। सिस ट्रांस, सिस सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस सेम ग्रुप अपोजिट साइड। इन द केसेस ऑफ 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप जहां होंगे सेम ग्रुप सेम साइड, वहां सिस लगेगा, और जब अपोजिट होंगे तो ट्रांस। जब 2 से ज्यादा ग्रुप की बात आती है, सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो मर, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो फेस, ठीक है बेटे। बताओ समझ में आ रही है बात? आ रही समझ में? अच्छा स्क्रीनशॉट लो, एक बात और सिखाऊंगा बहुत अच्छी आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे, अब हमें पढ़ना है प्रकाशिक समावयवियों का नामकरण। प्रकाशिक समावयवता भी आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, और यदि नहीं पढ़ी थी तो कोई बात नहीं है, यहाँ हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो आपके पास 2 फार्मूले यहाँ बने हुए हैं, 2 सूत्र बने हुए हैं, संरचना सूत्र। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है और 3 है लिगेंड इथाइलिन डाइअमीन। तो मैं नाम लिख सकता हूँ ट्रिस, ट्रिस माने 3, ब्रैकेट में लिखो इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्टेट। देखो ऋणायनिक संकर है, कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 बैठेगी इसकी, इतना आयन। 3 पता क्यों बैठेगी? क्योंकि इनका तो 0 होता है, ये बस कोबाल्ट -3 के बराबर हो जाएगा। और ऐसा ही यहाँ है, यहाँ भी 3 ही है, तो आप लिखोगे ट्रिस, ब्रैकेट में लिख दिया करो इथाइलिन डाइअमीन को, कोबाल्टेट 3rd आयन, ठीक है बेटे। अब सवाल ये आता है कि सर इनमें दोनों में अंतर क्या है? आपको ध्यान रखना है कि ये जो 2 संरचनाएं बना रखी हैं, इन 2 संरचनाओं में बेटे पहली संरचना जो है उसमें 2 इधर और 1 इधर बना रखा लिगेंड, इसमें 1 इधर और 2 इधर। देखो इसके लेफ्ट साइड में 2 हैं, इसके राइट साइड में 2 हैं, इथाइलिन डाइअमीन। पता चल रहा है ना इस अंतर का आपको? तो जब ऐसी व्यवस्था होती है तो ये वाला जो यौगिक है, वो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ यानी दक्षिणावर्त दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। इसलिए इस वाले को हम कहते हैं डी फॉर्म या प्लस फॉर्म। तो आप यहाँ डी का प्रयोग करोगे, डी ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्टेट 3rd आयन। डी नहीं कहते तो आप प्लस कह सकते हो, मर्जी है आपकी। इसी तरीके से ये जो है लेफ्ट साइड में घुमाते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को, लेफ्ट साइड का मतलब वामावर्त दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसे कहते हैं हम एल फॉर्म, लेवियो रोटेटरी या माइनस फॉर्म। या तो आप एल लिखोगे या फिर आप माइनस लिखोगे या फिर दोनों लिख दोगे, ऐसे ही एल और ब्रैकेट में माइनस। जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ को घुमाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है, उसे कहते हैं डी फॉर्म। और जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाईं तरफ को यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में या वामावर्त दिशा में घुमाते हैं, उसे कहते हैं एल फॉर्म या माइनस फॉर्म। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस पर याद कैसे रखेंगे। भाई हम लैब में तो जान ही रहे कि उस पदार्थ का एक विलयन बनाया और उसमें को समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजार के देखा कि उसने समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किस दिशा में रोटेट करा। हम लैब में तो जान ही रहे, तो यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई संरचना से कैसे समझ में आएगा? तो बेटे इसके लिए तो हम कोई ट्रिक ही सीख सकते हैं बस। और ट्रिक ध्यान ये रखोगे कि आपको 2 लिगेंड से 1 लिगेंड की तरफ चलना है और तीर का निशान ऊपर को लगाना है। देखो 2 से 1 की तरफ, तो ये लगेगा निशान, ये निशान लगेगा। तो ये निशान क्या है? क्लॉकवाइज ही तो है।
और क्लॉकवाइज है दक्षिणावर्त है, या फिर आप इसे कह सकते हो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इसलिए हमने इसे दक्षिण की वजह से डेक्स्ट्रो कहा या डी कहा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, हमें दो से एक की तरफ तीर का निशान लगाना है, ऊपर की तरफ। देखो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो लेवियो रोटेटरी हुआ। ठीक है, वाम ध्रुवण घूर्णक, ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको ये दो यौगिक भी याद रखने हैं। बाकी हमारे पास जो उदाहरण होंगे, पाठ्यनिहित प्रश्न होंगे और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में जहां भी आएगा उसे तो हम छोड़ने के ही नहीं, उसे तो हम बिल्कुल 100% तक हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। मैंने आपको बेटे सारी बातें सिखा दी हैं कि आपको नाम किस तरीके से लिखना है, और जब हम एक्सरसाइज में इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे फिर देखना आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है बेटे, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। बस मैं बेटे बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आपको प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। बस प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ो, हर एक टॉपिक को क्लियर करो, नोट्स बनाओ, मेहनत करो। पढ़ाई में मेहनत करोगे तो बेटे आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा, इस बात की 100% गारंटी है। आप कुछ बहुत अच्छा काम करोगे और आपका पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।